वंदे मातरम साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रिसर्च गुरु में। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं वर्ष 1971 में हुए युद्ध की पूरी जानकारी। तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखते रहिएगा और शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की बिल्कुल स्टार्टिंग से। प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के टुकड़े वर्ष 1947 में हुए। वर्ष 1947 के बाद हमारे जो एक देश था भारत, उसके टुकड़े होकर के दो देश बन गए, एक भारत और एक पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में भी दो पार्ट कर दिए गए थे, क्योंकि आप यहां पर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि भाई एक मैप में मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है कि ये पूरा का पूरा जो टुकड़ा है ये किसका है, पाकिस्तान का है। इसको हम पश्चिमी पाकिस्तान कह सकते हैं जो अभी प्रेजेंट में है, और जो पूर्वी पाकिस्तान था वो बांग्लादेश वाला पूरा का पूरा हिस्सा था, सबको मालूम होगा। तो यहां पे हुआ क्या कि इधर क्षेत्र वाले मांग कर रहे थे किसकी, पाकिस्तान की, और इधर क्षेत्र वाले जो ये क्षेत्र था ये पूरे डिमांड कर रहे थे कि भैया देश जब आजाद होगा तो हम तो हिंदुस्तान के साथ रहेंगे। तो इन दोनों की बात मानी गई और कुछ लोगों को यहां भी अलग कर दिया गया और यहां भी अलग कर दिया गया। तो ये दो देश, एक भारत और एक पाकिस्तान, पाकिस्तान के भी दो टुकड़े, एक पूर्वी पाकिस्तान एक पश्चिमी पाकिस्तान। जो प्रेजेंट में पाकिस्तान है उसको वेस्ट पाकिस्तान या पश्चिमी पाकिस्तान कहा गया, और ये पूर्वी पाकिस्तान था। लेकिन ये आपको आगे चल के पता लगेगा, एक एक चीज पॉइंट टू पॉइंट समझते रहना। वर्ष 1965 आया जिसमें भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई। लड़ाई के बाद इस पाकिस्तान देश की आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा खराब हुई। अब स्थिति खराब हो जाने से होता क्या है कि यहाँ के जो लोग थे ये काम करने में बहुत माहिर थे, ये लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते थे, ये अच्छे लोग थे, लेकिन इनको हमेशा लड़ाई झगड़े इस तरीके की चीजें पसंद थी। तो होता क्या है कि ये देश के लोग ये बोलते हैं कि भैया हमें आपसे अलग होना है, सीधी सी बात है, हमें आपसे अलग होना है। अब लड़ाई झगड़ा करते हो कुछ भी, हमें मजा नहीं आता आपके साथ रहने में। तो अब यहां मांग उठने लगती है 1965 के युद्ध के बाद से ही कि हम तो भाई अलग रहेंगे। अब ये कई पॉइंट थे। सबसे पहले तो बात करें अगर यहाँ के रेवेन्यू की, तो ये जो अभी बांग्लादेश है जो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से था, इसका रेवेन्यू अकेले का 62% रेवेन्यू जनरेट करता था ये। लेकिन यहां जो ये पाकिस्तान था ये केवल उड़ाता था, ये रेवेन्यू कलेक्ट नहीं करेगा, केवल उड़ाने का काम। टोटल कमाई का 75% से भी अधिक ये उड़ा दिया करता था जो ये पाकिस्तान है, पश्चिमी पाकिस्तान। तब अब ये लोग बड़े परेशान हुए कि भैया ये तो सारा कुछ उड़ाया जा रहा है, मेहनत हम कर रहे हैं, कमा हम रहे हैं, सारा कुछ हम कर रहे हैं और ये उड़ाया जा रहा है। तो ये इस चीज से परेशान हुए, बहुत ज्यादा आहत हुए। अब होता क्या है कि 1965 में जब युद्ध हुआ तो उसके बाद इनके 6 पॉइंट उठने लगे कि भैया हमको ये 6 पॉइंट करके दो, अन्यथा हमें तो भैया आजादी चाहिए। बोला 6 पॉइंट कौन कौन से हैं बताओ। तो 6 पॉइंट थे, एक तो रिसोर्सेज हमारी जो है वो ईस्ट पाकिस्तान की अलग होनी चाहिए, ठीक है, सारे जो अलग से रिसोर्सेज हैं इसको अलग दिए जाएंगे जो पूर्वी पाकिस्तान है, चलो मान लिया, ठीक है। अब यहां पर कहा गया कि हमारी करेंसी भी अलग चाहिए हमें, हम तुम्हारी करेंसी के साथ काम नहीं करेंगे। बोला अच्छा चलो ये भी मान लेंगे। बोला विदेशी सिस्टम जितने भी होंगे, फॉरेन सिस्टम जितना भी होगा हमारा, हम खुद देखेंगे, आप नहीं देखोगे। बोला अच्छा सब कुछ ही ले जा रहे हो आप। बोला मिलिट्री सोर्स भी हमें अलग चाहिए, हमें सेना भी अपनी चाहिए। अच्छा, सारे के सारे सिस्टम बोले कि हमें अलग चाहिए। और सबसे बड़ा जो मुद्दा था ना वो था लैंग्वेज को लेकर के। यहाँ के लोग जो है बंगाली लैंग्वेज बोला करते थे और यहाँ के लोग जो थे वो क्या बोलते थे, उर्दू। तो ये इधर के जो लोग थे, जो सेना के प्रमुख थे, वो कहा करते थे कि भाई उर्दू को हम नेशनल लैंग्वेज बनाएंगे और आपके यहाँ भी उर्दू बोली जाएगी, सरकारी कामकाज में भी उर्दू होगी। लेकिन यहाँ के लोग कहते थे भैया उर्दू नहीं, हमें तो बंगाली चाहिए, क्योंकि यहाँ पूरा जो क्षेत्र था वो बंगाली बोलने वाला था। बोले हमें तो बंगाली चाहिए, बंगाली बोलनी है। बोला नहीं उर्दू चलेगी। तो यहां बहुत ज्यादा मतलब झगड़े हुए। अब होता क्या है कि यहां पर इन दोनों देशों में, यानी कि दो देश तो एक ही है, पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान, इस देश में होता है इलेक्शन। अब जब इलेक्शन हुआ तो अब यहां आप लोग देखेंगे कि इधर जो क्षेत्र है ना ईस्ट पाकिस्तान, इसमें जो कुल सीटों की संख्या थी वो 169 थी, यानी कि 169 सीट थी। और इधर हम बात करें तो पीपीपी यानी पंजाब पीपल करके एक था, एक लीग थी इनकी, है ना, उसकी 144 सीट थी, मतलब टोटल 144 सीट थी। लेकिन मतलब हम ये कह सकते एक तरीके से कि इस वाले क्षेत्र में 144 सीट थी और इस क्षेत्र में टोटल 169 सीट थी। अब यहां जब वोटिंग सिस्टम हुआ तो यहां 144 सीट में से केवल 86 सीट आई और इधर क्षेत्र में 169 में से 167 सीट आई। और ये जो सीट थी ये थी अवामी लीग की और बाकी ये जो थी वो पीपीपी की थी।
ठीक है। यहां पर प्यारे साथियों हम थोड़ा सा और आगे समझें तो अब होता क्या है, जब ये इलेक्शन को कौन जीत गए, अवामी लीग जीत गई। इलेक्शन को 1970 में शेख मुजीबुर रहमान को पीएम बना दिया गया। अब ये प्राइम मिनिस्टर हो चुके थे और ये जो समर्थक थे ये पूर्वी पाकिस्तान के, यानी हम लोग कह सकते हैं बंगाल के समर्थक थे पूरे तरीके से। अब इन्होंने जो है अपनी मांग को आगे रखा और अब ये डर गए। ये भाई साहब कौन है, तो ये राष्ट्रपति हुआ करते थे पाकिस्तान के, और ये पाकिस्तान के राष्ट्रपति होने से पहले भी सेना में प्रमुख भी रह चुके थे, आर्मी में, आर्मी, पाकिस्तान की आर्मी में। तो ये भाई साहब याहिया खान इनका नाम है। ये कहते कि भैया हम इलेक्शन को नहीं मानते। तो जैसे ही वर्ष अगला 1971 आता है, 1971 में 1 मार्च को इलेक्शन को रद्द करने के लिए घोषित कर देते हैं कि भैया हम तो अपने इलेक्शन को क्या है, रद्द कर रहे हैं जी। बोला क्यों रद्द कर रहे हो, बोला मर्जी हमारी इसलिए रद्द कर रहे हैं, तुम कौन होते हो। तो रद्द कर दिया। अब रद्द करने से इधर के पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों को तो बड़ा मजा आया, बोला यार रद्द हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग परेशान थे, ये लोग आहत हो गए इनसे। बोला हम तो भैया अब लड़ेंगे चाहे कुछ भी हो, हमें तो हमारी तुम्हारी बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो इन्होंने अब लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। ये अपनी मांगे उठाने लगे, यूनिवर्सिटीज में बोलने लगे कि भैया हमारे साथ जबरदस्ती की जा रही है, भारत से मदद मांगने लगे। तो अब होता क्या है, धीरे धीरे कंडीशंस बड़ी क्रिटिकल होने लगती हैं, थोड़ी खतरनाक होने लगती हैं। तो पाकिस्तानी क्या करते हैं, 25 मार्च 1971 को एक ऑपरेशन चलाते हैं, ऑपरेशन सर्च लाइट। ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया जाता है। इस ऑपरेशन के तहत क्या था, इस ऑपरेशन के तहत जितने भी लोग डिमांड कर रहे थे अलग देश की, बांग्लादेश चाहिए, उन लोगों को ढूंढ ढूंढ करके मारा जा रहा था। तो लगभग बताया जाता है कि 30 से 35 लाख लोगों को मारा गया। और ये वो लोग थे जो अलग देश चाहते थे, जो बांग्लादेश चाहते थे, जो समर्थक नहीं थे किसके, पश्चिमी पाकिस्तान के, उन लोगों को मारा गया। उनमें अच्छे अच्छे प्रोफेसर, स्टूडेंट और पढ़े लिखे सभी लोग थे। इसके अलावा लगभग देखा जाए तो 4 लाख से भी अधिक रेप किए गए इनके द्वारा, जो कि बहुत मतलब खतरनाक, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं जो बहुत गंदी इनकी साजिश थी। ये सब कुछ किया गया, जिससे देख करके होता क्या है भाई साहब कि लगभग 10 लाख से भी अधिक लोग भारत भागने लगते हैं। बोले हमें तो इस देश में नहीं रहना, जबरदस्ती की जा रही है, मार रहे हैं लोग हमें, हम तो नहीं रहेंगे यहां पर। तो ये भारत में भागने लगते हैं। अब जब भारत में भागने लगे तो आप देख सकते हो किस तरीके से इनको घसीट घसीट करके ले जाया जा रहा है सभी को। तो जो शरणधारी भारत आए, तो भारत में उस समय प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी कौन, इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी कहती हैं कि अच्छा एक काम करो, ये सैम मानिक शाह के पास जाती हैं। सैम मानिक शाह जो थे वो उस समय जनरल हुआ करते थे, यानी हम कह सकते हैं पूरी अपनी सेना के प्रमुख हुआ करते थे। ये उनसे बोलते हैं कि हमें तो युद्ध करना है जी पाकिस्तान के साथ। इंदिरा गांधी जी कहती हैं, तो सैम मानिक शाह कहते हैं कि युद्ध तो कर लेंगे, लेकिन अभी महीना अप्रैल का चल रहा है, अभी थोड़े दिन रुको। बोला क्यों रोके, कि भाई अभी जो है युद्ध का मौसम नहीं है, आंधी तूफान बारिश का मौसम है और हमारी सेना लड़ने जाएंगे, थोड़ा नुकसान हो सकता है हमें। तो बोले नहीं, हमें तो लड़ना है। इंदिरा गांधी जी ने कहा, बोले ठीक है मैं अपना इस्तीफा दे देता हूं, आप लड़ लेना खुद से। तो फिर बाद में कहा गया कि ठीक है, अगर आप ऐसा चाहते हैं कि लड़ाई ना हो तो आप चलिए फिर ऐसी नॉर्मल मदद करते रहिए। तो ठीक है, ये नॉर्मल मदद करते रहते हैं। अब धीरे धीरे सिस्टम क्या आता है कि पाकिस्तान खुद से अटैक करना शुरू कर देता है। अब देखता है कि भाई पाकिस्तान के ये एक तरीके से भारत जो है बहुत ज्यादा मदद कर रहा है उसकी जो है पूर्वी पाकिस्तान की, या हम लोग कह सकते हैं कि बांग्लादेश की, क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश को बांग्लादेश घोषित कर दिया था इलेक्शन के बाद। जैसे ही वो प्राइम मिनिस्टर बने, बोला ये देश हमारा अलग देश हो गया, बांग्लादेश बन गया। अब जब उसको अलग घोषित कर दिया तो यहां भारत भी मदद करने लगा बांग्लादेश की। तो अब इससे नाखुश होकर के पाकिस्तान अटैक करता है भारत पे। यहां तो अटैक चल ही रहा था उनका बांग्लादेश में, लेकिन वहां बांग्लादेश की जो एक तरीके से कह सकते हैं जो लोकल की वहां की जो आर्मी थी वो उनके साथ थी, मतलब बांग्लादेशियों के, वो टक्कर ले रही थी। लेकिन यहां पाकिस्तान ने अटैक कर दिया भारत पर। प्लानिंग कौन कर रहा था, भारत अटैक करने की, कि हम अटैक करेंगे जी पाकिस्तान पर, लेकिन उल्टा पड़ा, इंडिया पर अटैक कर दिया पाकिस्तान ने। अब इससे हमें बड़ी एक तरीके से एक जगह तो हमें नुकसान भी हुआ, लेकिन दूसरी जगह इससे फायदा भी हुआ। अगर हम ऑलरेडी पहले से अटैक करते हैं तो हमें दूसरे देशों में जाकर के यूएनओ वगैरह में क्या है जवाब देना होता है, लेकिन अब किसको जवाब देना है, किसी को नहीं। बोला कोई दिक्कत नहीं, करने दो इनको अटैक। तो ये भाई साहब सबसे पहले ऑपरेशन चंगेज खान चलाते हैं पाकिस्तानी। ऑपरेशन चंगेज खान के द्वारा ये एयरफोर्स के द्वारा अटैक करते हैं। और अटैक कहां करते हैं समझना आप लोग, राजस्थान में एक जगह है लोंगेवाला। लोंगेवाला पोस्ट है, आपने एक मूवी देखी होगी बॉर्डर, बॉर्डर में एक सनी देओल का रोल है ना, मेजर कुलदीप सिंह। बहुत ही खतरनाक जो है मूवी है,
मैंने देखी थी और काफी बार देखी, एक दो बार नहीं, 4-6 बार देखी होगी उसको। उसमें एक रोल है सुनील शेट्टी का। सुनील शेट्टी जी भी रेत में पड़े रहते हैं, वो गजब का रोल है भाई, है ना। तो यहाँ पर ये राजस्थान में लोंगेवाला जगह है, इस पर जो है एक चौकी थी, लोंगेवाला चौकी, उस पोस्ट पर सबसे पहले अटैक करते हैं। अब देखना यहाँ भारतीय सैनिकों का मनोबल क्या था, सिस्टम क्या था, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। अब यहां पर ये भारत की ओर से देखे गए कि भैया यहां पर इस क्षेत्र में 120 सैनिक हैं और उनके हेड हैं मेजर कुलदीप सिंह। और कुलदीप सिंह की ये रियल फोटो है और ये बॉर्डर मूवी में जो कुलदीप सिंह सनी देओल बने हैं ये उनकी फोटो है। तो यहां पर इंडिया की तरफ से केवल 120 जवान थे और इनको डील कर रहे थे कौन? कुलदीप सिंह। उधर जैसे ही रात होने लगी, धीरे धीरे होता क्या है कि एक तो एयरफोर्स के द्वारा अटैक किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, दूसरा अटैक टैंक के द्वारा भी किया जा रहा है। तो उधर से इन्होंने देखा, है ना, इन्होंने देखा कि एक और अधिकारी थे उसमें धर्मवीर करके, धर्मवीर साहब को भेजा गया कि जाओ देख के आओ कि भैया पाकिस्तानी कितने लोग आ रहे हैं। उन्होंने जाकर के अपने उससे जवाब दिया कि शायद 2000 से भी अधिक लोग हैं पाकिस्तानी, विद 40-45 टैंक है उनके। तो अब धीरे धीरे इनको पता लगा 40-45 टैंक, 2000 लोग और हम 120। ये पूरी जानकारी वहां के लोकल व्यक्ति ने फोन पर दे दी थी पाकिस्तानियों को। लेकिन इन्होंने अपने दिमाग से खेल खेला, एक काफी बड़ी दूरी में एक गड्ढा खोदा गया, उस गड्ढे में बैठ करके इन्होंने बंदूकें चलानी शुरू कर दी। बोला 40 टैंक है, ठीक है 40 टैंक है, अपने हिसाब से काम करेंगे। तो ये टैंक कुछ इस प्रकार से आ रहे थे, है ना। तो अब इन्होंने कहा इन टैंक को रोकने का तरीका दो है हमारे पास। एक तो हम इंडियन एयरफोर्स को कनेक्ट करें, बात करें उससे, आकर के इनको तोड़ फोड़ दे। दूसरा तरीका यह है कि हम माइन बिछाएं। तो सबसे पहले फोन किया गया इंडियन एयरफोर्स के पास, चलिए हेलो सर, हाँ जी बताइए कि अटैक कर दिया है पाकिस्तान ने और तुरंत आइए और अटैक करिए। तो इधर परेशान हो जाते हैं एयरफोर्स वाले भी। क्यों? क्योंकि जी भैया अभी हम जो है रात में अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास उस समय हंटर विमान हुआ करता था, हंटर एयरक्राफ्ट, जो केवल दिन में ही जो है तोड़फोड़ करता था, रात में वो नहीं कर सकता था। तो अब होता क्या है भाई, वो इंतजार करने लगते हैं एयरफोर्स वाले कि दिन निकलेगा तब हम अटैक करेंगे। लेकिन यहां कुलदीप सिंह फंसे हुए हैं, कैसे रोकें? बोला चलो एक काम करते हैं, लड़ना शुरू करते हैं। तो वो एंटी माइंस होती हैं, छोटी छोटी माइंस इस तरीके की बनी होती हैं, है ना, उन माइंस को लगाना शुरू कर देते हैं। कुछ ओरिजिनल माइंस होती हैं, कुछ डुप्लीकेट माइंस होती है ना। तो ये पूरी रात उनको निकालते रहते हैं और अटैक चलता रहता है। ये 120 लोग ही टक्कर लेते रहते हैं 2000 सैनिकों से। काफी भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध को ना आप लोग एकदम बॉर्डर मूवी देखना, उसमें खतरनाक एकदम युद्ध दे रखा है ना, गजब वाला। तो आगे होता क्या है कि अब यहां से युद्ध चलता रहता है ना। सुबह एयरफोर्स आती है, एयरफोर्स आकर के अपना जो है इनको डील करती है और इनको उड़ाना शुरू कर देती है। युद्ध चलता रहता है। अब जब युद्ध चलता रहा तो अब पाकिस्तानी बोले यार ये तो 120 लोग नहीं हो सकते, 120 ज्यादा है। इन्होंने अटैक किया है खतरनाक तरीके से, अब इनके तो तोते उड़ गए पाकिस्तानियों के। अब पाकिस्तानियों के तोते उड़े तो उन्होंने सोचा अब क्या किया जाए भैया, अब क्या करें। तो अब पाकिस्तानी जाते हैं सीधा अमेरिका के पास। इधर अमेरिका के पास जाते हैं और बोलते हैं कि जी इंडिया ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, बचाओ हमें। जबकि हमारा देश था पूर्वी पाकिस्तान, पाकिस्तान वाले कहते हैं जबकि हमारा देश है ये पूर्वी पाकिस्तान भी, और इसको कब जा रहे हैं इंडियन। तो बोला यूएसए वाले तैयार रहते थे, बोले क्योंकि यूएसए वाले भारत को मारने के लिए क्यों तैयार थे पता है? क्योंकि हमारा देश रूस के साथ था उस समय, और इन दोनों की, रूस की और अमेरिका की, उस समय बिल्कुल भी नहीं बनती थी। रूस हमारे साथ था और पाकिस्तान के साथ ज्यादा संबंध अच्छे किसके थे? यूएसए के। तो यूएसए वाले कहते हैं चलो ठीक है, एक काम करो, लड़ो तुम, कोई दिक्कत नहीं। तो अब उधर से होता क्या है कि एक 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 ये पीएनएस गाजी करके एक पनडुब्बी थी, पीएनएस गाजी करके एक पनडुब्बी थी। इस पनडुब्बी को पाकिस्तानियों के द्वारा भेजा गया भारत में। अब इस स्टोरी को समझना थोड़ी सी, ये आपको है ना बढ़िया स्टोरी लगेगी, मैं यहां समझाने का प्रयास करता हूं। देखो यहां हमने क्या किया, हमारा एक विक्रांत नाम का आईएनएस विक्रांत था, है ना, वो यहां पर हमने लगाया हुआ था। और ये इतना खतरनाक जो है एक तरीके से कह सकते हैं हमारा पानी का जहाज था कि इस पे एयरक्राफ्ट्स, जो आर्मी के जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो उड़ सकते थे और टैंक वगैरह भी रख सकते थे, और ये अटैक करने में माहिर था। तो ये यहां था। अब जब यहां था तो ये जो है इधर भी अटैक कर रहा था। जो पाकिस्तानी सैनिक इधर बांग्लादेश में आ रहे थे उनको मारने में नंबर 1 था ये, ठीक है ना। और समझना यहां पे एक जगह पड़ती है
चटगांव करके एक जगह है, उस क्षेत्र को इसने जो है कब्जा कर लिया था, केवल इसके द्वारा किया गया था। इधर से पीएनएस गाजी को भेजा गया कि जाओ और सीधा जाकर के विक्रांत को उड़ा के आओ। अब जब उस समय होता क्या, जैसे ये यहां से गाजी को भेजते हैं तो ये पनडुब्बी बड़ी खतरनाक पनडुब्बी थी जो अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान को दी गई थी। तो अब जब उधर से ये पीएनएस गाजी आना शुरू करती है तो ये खबर जो है इंटेलिजेंस को पता लग जाती है, भारत की खुफिया एजेंसी को, कि भाई ऐसे ऐसे बात है और यहां से एक गाजी नाम की जो है समरीन या एक पनडुब्बी आ रही है, और जो कि हमारे इस विक्रांत आईएनएस विक्रांत को, विक्रांत बहुत बड़ा जहाज था कि इसको उड़ाने के चक्कर में घूम रहे हैं। तुरंत दिमाग घूमता है, बोला एक काम करते हैं कि इसको उड़ाना तो मुश्किल है, क्योंकि अगर इसको उड़ा दिया तो मामला हो जाएगा खराब, हमारा चौपट हो जाएगा सारा मामला, तो कुछ तो रोकथाम की जाए। तो अब यहां से दिमाग लगाना शुरू कर दिया, और यहां एक और जहाज खड़ा हुआ था जो टक्कर लेने में माहिर था इस गाजी से, जिसका नाम था आईएनएस राजपूत। आईएनएस राजपूत खड़ा हुआ था, लेकिन उसका इंजन खराब था, उसमें कुछ टेक्निकल और भी खराबी थी, लेकिन उसके जो है बम धमाके चालू थे, तोप वगैरह सब कुछ चालू थी उसके। तो अब यहां के कुछ लोगों ने, आर्मी वालों ने बोला कि एक काम करते हैं, गाजी को यहां बुलाते हैं, और गाजी को यहां बुलाएंगे, और गाजी अगर यहां आती है तो इसके द्वारा यहीं से खड़े खड़े इसको उड़ा दिया जाएगा गाजी को। ये बोले भाई पाकिस्तानी इतने बेवकूफ हैं क्या, यहां आने के लिए तैयार हो जाएंगे? बोले बेवकूफ, महा बेवकूफ हैं, ये कैसे आएंगे, देखो दिमाग लगाओ। तो अब यहां हंगामा करना शुरू कर दिया, और एकदम मतलब इस तरीके से वायरल करना शुरू कर दिया खबर को कि आईएनएस विक्रांत जो है वो इधर विशाखापट्टनम में है, अब कैसे खबर दी गई, यहां से लोगों को हटाना शुरू कर दिया इस क्षेत्र से कि हट जाओ भाई, यहां पर जो है आईएनएस विक्रांत आ रहा है, जगह खाली करो, एक बहुत बड़ा जहाज आ रहा है ना। और हर लोकल व्यक्ति को कहना शुरू कर दिया कि बड़ा जहाज है, एक बहुत बड़ा जहाज आ रहा है। तो अब यहां के लोगों को खबर पड़ी, तो यहां के लोगों के द्वारा ही खुफिया एजेंसी पाकिस्तान को पता लगा कि आईएनएस विक्रांत तो वहां नहीं है जहां आप सोच रहे हो, आईएनएस विक्रांत तो विशाखापट्टनम में है। तो तुरंत इन्होंने अपने जो है डायरेक्शन को मोड़ दिया और इधर घुमा दिया। अब राजपूत ने इनको उड़ा दिया यहीं, इस गाजी को, पीएनएस गाजी की स्टोरी में आप लोगों को अलग से सुनाऊंगा, मजा आएगा आपको सुनना, गजब वाली स्टोरी है, ठीक है, उसको भी सुनना। तो यहां विक्रांत भी बच गया हमारा, और इस जहाज ने इस गाजी को भी उड़ा दिया, तो ये खत्म हुआ। अब गाजी को उड़ने से होता क्या, पाकिस्तान के तोते जोड़ रहे थे ना, वो तोते से भी ऊपर तोते उड़ जाते हैं उनके। बोला भैया हमारे पास तो ये एक सुविधा थी, ये भी चली गई। तो ये भागे भागे पाकिस्तान जो है यूएसए के पास दोबारा जाते हैं कि इन्होंने तो हमारी जो है पनडुब्बी को उड़ा दिया, भारतीय लोगों ने, रोते रोते गए। तो अब जब जाते हैं वहां से तो पाकिस्तान कहता है चलो कोई बात नहीं, उड़ा दिया, एक काम करो तुम हमारे 7वें बेड़े को ले जाओ। 7वां बेड़ा बहुत खतरनाक है। देखो पहले तो ये समझिए यहां से कि ये पीएनएस गाजी था, ठीक है, ये आईएनएस राजपूत, और ये है भारत का आईएनएस विक्रांत, काफी बड़ा जहाज है। उसके बाद यहां पर 7वां बेड़ा है किसका, अमेरिका का, और ईगल ब्रिटेन की एक जो है एक शिप है जो बहुत खतरनाक है। ये दोनों भेज देता है पाकिस्तान भारत से लड़ने के लिए। अब भारत के लोगों के जो है थोड़े से डर तो लग ही जाता है, भैया अमेरिका का इतना खतरनाक 7वां बेड़ा आ रहा है। ये देखिए इस तरीके से इतने जहाज साथ चलते हैं इनके, ठीक है, और बहुत खतरनाक लड़ाकू तरीके के होते हैं ये, ठीक है। तो अब यहां से जब ये आना शुरू करते हैं तो अब खबर मिलती है भारत को। अब भारत कहता है चलो एक काम करते हैं, अपने दोस्त रूस के पास चलते हैं, रूस से देखते हैं क्या होता है, कुछ प्रोग्राम बनता है नहीं बनता। तो रूस से जब प्रोग्राम बना तो रूस ने कहा चलो एक काम करो तुम हमारे 40 बेड़े को ले जाओ। तो यहां से 40 बेड़ा था एक रूस का, वो भारत को भेज दिया। बोला ठीक है। अब ये दोनों एक पीक पॉइंट पे आ चुके थे, लगभग आप यहां समझना कि इधर से तो 40वां बेड़ा आ रहा है, इधर से तो 40वां बेड़ा आ रहा है, और इधर से जा रहे हैं भैया इनके क्या 7वां बेड़ा और ईगल ब्रिटेन की तरफ से, ये दो आ रहे हैं। तो अब यहां आकर के ये दोनों रुक जाते हैं। बोला आपस में बात करने लगते हैं कि भाई इधर से अगर परेशान करोगे तो उड़ा देंगे, हम न्यूक्लियर बॉम्ब लेकर के आए। रूस कहता है कि हम क्या खाली आता है, उड़ाओ, हम भी उड़ाते हैं तुम भी उड़ाओ। तो ये आपस में डर जाते हैं, डर करके अपना वापस चले जाते हैं। बोले कोई इशू नहीं, ठीक है। अब रूस जो है ना केवल ये 40वां बेड़ा साथ देता है, यहाँ एक यमन जगह है, यहाँ के आर्मी को भी कह देता है कि भैया भारत का साथ दो, कोई दिक्कत आए तो हम साथ हैं, कोई बात नहीं, दो भारत का साथ, ठीक है। ये सिस्टम चलता रहता है। तो अब यहां से आगे क्या होता है, ये युद्ध चलता रहता है। हर कंडीशन में पाकिस्तान हार ही रहा था, भारत से हार रहा था। तो धीरे धीरे काफी ज्यादा जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ा, है ना। और फिर
और फिर होता क्या है कि लास्ट में जाकर के ये पाकिस्तान जो है भारत के हाथों बहुत बुरी मार मारी जाती है। इसमें बहुत खतरनाक तरीके से इसको मारा जाता है। अब जब पिट करके कुछ करके ये जो है बैठ जाता है, फिर क्या होता है? फिर कुछ नहीं। यहां पर एक व्यक्ति और थे, निर्मलजीत अरोरा करके, ठीक है। ये लेफ्टिनेंट जनरल हुआ करते थे। जनरल तो मानिक शाह थे, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल थे। ये क्या करते हैं, ये जो बांग्लादेश है, उस बांग्लादेश में 5,000 सैनिकों को उतार देते हैं जहाज से। और ये 5,000 के 5,000 सैनिक नहीं थे टोटल, ये क्या थे, इसमें डमी थी, यानी कि पुतले थे। कुछ सैनिक थे, कुछ पुतले थे। अब ये खबर बीबीसी न्यूज को लगती है कि भैया पाकिस्तान, जो पूर्वी पाकिस्तान है, उसमें भारत ने लगभग 5,000 से भी अधिक सैनिकों को जहाज से उतारा है और ये लड़ने के लिए जाएंगे। और जो वहां पर मुक्ति वाहिनी सेना चल रही है ना, उसका साथ देंगे। और पाकिस्तानी जो ईस्टर्न, जो वेस्टर्न पाकिस्तानी है, जो पश्चिमी पाकिस्तानी है, उनका जो है ये तोड़ फोड़ करेंगे, उनके साथ मारेंगे उनको। तो बीबीसी न्यूज ने इसको फैलाया। अब ये सुनकर के और घबरा गए पाकिस्तानी, बोला यार अब तो कुछ बचने वाला नहीं है। ठीक है, तो होता क्या है लास्ट में, ये लेफ्टिनेंट जनरल जो है, जिनका नाम निर्मल सिंह अरोरा है, ये पाकिस्तान के उस समय गवर्नर हुआ करते थे। उन गवर्नर से कहते हैं कि एक काम करो, 30 मिनट का समय दे रहा हूं, अपने आप को सरेंडर कर दो। तो 30 मिनट का समय दिया जाता है। भारत कहता है कि भैया अपने आप को सरेंडर करो। और 30 मिनट के अंदर अंदर इन्हें समझ में आ जाता है कि भैया भारत से टक्कर लेना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि भारत से टक्कर लेना इतना आसान नहीं जितना हम लोग समझ रहे थे। ये तो बहुत खतरनाक देश निकला। तो ये अपने आप को जो है सरेंडर कर देते हैं। आप लोग देख सकते हैं सरेंडर करने की तस्वीरें इनकी कैसी हैं। ठीक है, ऐसी हालत हो गई थी इनकी बाद में। ठीक, उसके बाद यहां पर जो मुजीबुर रहमान है, उनको भी जो है पाकिस्तान ने कैद कर लिया था, उनको छुड़वाया गया। उसके बाद बांग्लादेश को आजाद करवाया गया। तो ये पूरी की पूरी स्टोरी थी आपकी वर्ष 1971 में हुए इंडिया और पाकिस्तान के युद्ध की। ठीक है, जो छल कपट किया, उस छल कपट को जो है इंडिया ने कितना बुरी तरह से धोया, ये आप इस वीडियो में जान गए होंगे। और इसकी लड़ाई को आपको पूरा देखना है तो आप बॉर्डर मूवी देख सकते हैं। बॉर्डर अच्छी मूवी है। इसके अलावा आपसे मैं कहूंगा कि आप लोग इस सेशन को जरूर से लाइक करें। ठीक है, इंडियन आर्मी के लिए आप इसको लाइक करें, क्योंकि हम आर्मी की ऐसी ही न्यूज और भी देते रहेंगे। आगे आने वाले समय में ऐसी ही स्टोरीज आपके इस चैनल पे मिलती रहेंगी आपको। और आपसे बस एक लाइक की उम्मीद है और शेयर की उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। नमस्कार, जय हिंद।